नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम। और जैसा कि आप सभी को पता है 2020 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने दलों से घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनको टिकट दे रही है। इसी क्रम में आज हम लोग सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा के हसनपुरा में पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर उत्सव सिंह मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। उत्सव जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि क्या इस बार कांग्रेस आपको टिकट देगी रघुनाथपुर से? देखिए, कांग्रेस इस बार अपने पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है और कांग्रेस पूरे तैयारी के साथ इस बार लड़ेगी। गठबंधन अभी तय नहीं हुआ, अगले कुछ दिनों में गठबंधन का भी क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी सीटों पे लड़ना है। उससे पहले कांग्रेस ने हर सीट पे अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अगर गठबंधन होता है तो हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। रघुनाथपुर विधानसभा कांग्रेस के खाते में क्यों गया? देखिए, रघुनाथपुर शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। रघुनाथपुर क्षेत्र रघुनाथपुर से नहीं जाना जाता, रघुनाथपुर जाना जाता है मौलाना मौजूदुल हक के नाम से। मौलाना मौजूदुल हक बिहार कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मौजूदुल हक की धरती है। और उसी मौलाना मौजूदुल हक की धरती पे सोचिए, अगर कांग्रेस नहीं लड़ रही है तो ये वैसा ही है कि जैसा अमेठी से और रायबरेली से कांग्रेस ना लड़े। ये ठीक उसी तरह की सीट है जैसे फूलपुर है कांग्रेस के लिए, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू लड़ा करते थे, वैसे ही रघुनाथपुर क्षेत्र है जहाँ से मौलाना मौजूदुल हक लड़ा करते थे। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग लोगों का मिल रहा है? देखिए, लोगों के बीच तो एक नया उत्साह है कि हमारे ही जैसा, हमारे बीच का कोई चुनाव लड़ने आ रहा है जो हमारी तरह का ही है, हमारे बीच से है, जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है। क्योंकि देखिए, जब हमारे बीच से कोई जाएगा, कोई हमारे बीच से यूथ निकल के जाएगा, कोई युवा निकल के जाएगा, वही युवाओं की समस्याओं को समझ सकता है। अगले 30-40 साल तक हमें ही रहना है। पूरे बिहार में सबसे युवा प्रदेश है और सारे यूथ यहाँ पे हैं और उनके लिए चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि अगले 30-40 साल का निर्णायक चुनाव यह है कि अगर अब इसी चुनाव से पे सब कुछ निर्भर है कि हम अगले 30-40 के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। हमारी शिक्षण संस्थाएं कैसी होंगी, हम किस तरह का बिजनेस करेंगे, हमारे लिए टेक्निकल एजुकेशन कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारी कैसी होंगी, ये सब कुछ इसी चुनाव पर निर्भर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीवान को आप सही तरीके से भी नहीं जानते हैं, शुरू से दिल्ली रहे हैं, ऐसे में आप कैसे समझ पाएंगे क्षेत्र को? देखिए, लगातार से अभी ये तो हमारी यहाँ की एक नई मानसिकता चली है कि अगर आप कमाने बाहर जाते हैं तो आपको बाहरी कर बोल दिया जाएगा कि ये बाहर कमाने गया। और अगर आपके यहाँ शिक्षण संस्थाएं नहीं है, जिस ज़माने में मैं 2001 में यहाँ से गया था स्कूलिंग के लिए, उस ज़माने में यहाँ 11th-12th का कोई एफिलिएटेड स्कूल नहीं था। तो अब आप बताइए, आपका कोई भाई बाहर पढ़ने जाता है, कोई आपका भाई कमाने जाता है, तो आप उसे प्रवासी कह देंगे। वो क्या करे? वो यहीं रहे, वो पढ़ाई नहीं करे। आपके यहाँ शिक्षण संस्थाओं का ये हाल है कि 3 साल का जो नॉर्मल कोर्स होता है उसे करने में आपको 5 साल से 8 साल भी लग जाता है। ये तो ग्रेजुएशन का हाल है। एमए के लिए आपको सिवान में अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आपको बगल के स्टेट यूपी में जाना पड़ेगा। आपको गोरखपुर और बनारस से पहले आपको कोई एमए करने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। पीएचडी के लिए आप तो ये इलाहाबाद जाइए या फिर दिल्ली जाइए। तो अब देखिए, आपके यहाँ तो खुद कुछ सुविधा नहीं है। आज तक हमारे नेताओं ने कुछ ऐसा किया नहीं कि हम यहीं रह के पढ़ाई कर लें और यहीं रह के नौकरी कर लें। और जब हम पढ़ के यहाँ पे आते हैं और अपनी शिक्षा से, क्योंकि हम जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। आप भी कहीं बाहर जाएंगे तो आप वहाँ से की चीज़ें सीखेंगे, वहाँ से लेके यहाँ पे आएंगे। आज जो हमारे देश में और पूरे दुनिया में एक नई तरह की चीज़ चली है कि लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ ईच अदर। हम क्या अच्छा जानते हैं इसे दूसरे को सिखाएं, हम दूसरे क्या अच्छा जानते हैं उनसे हम सीखें, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के प्रति आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि अभी आप देख रहे हैं बिहार में शिक्षा काफ़ी महंगा होता जा रहा है। री एडमिशन के नाम पे लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। एक बताइए, जो मिडिल क्लास का फैमिली है, जो कि घर परिवार चलाना मुश्किल है, री एडमिशन कैसे देगा? इसको लेके कुछ प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, सरकारी शिक्षा तो यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक आंकड़े के हिसाब से यहाँ 2 करोड़ प्राइमरी टीचर की 2 करोड़ स्टूडेंट प्राइमरी एजुकेशन में है और सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा हालात में बिहार में स्टूडेंट टीचर रेशियो है। देश में और दुनिया में सबसे कम यहीं पे टीचर हैं पर स्टूडेंट पे। तो हमारे सबसे जो हमारी बुनियादी चीज़ है शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, तो सबसे पहला जोर सरकार का प्राइमरी एजुकेशन पे होना चाहिए। और उसके साथ ही उन्हें कुछ ना कुछ स्कूल के दौरान ही उन्हें कुछ टेक्निकल एजुकेशन का कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे जाके उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं होगी तब तक कोई अच्छी तरह से कुछ अच्छा पैसा कमा के घर पे नहीं ला पाएगा। और जब तक उसके पास अच्छा पैसा नहीं होगा तब तक ना तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छी तरह से पा सकता है
और ना किसी और सुविधाओं को पा सकता। एक चीज़ देखा जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल में लड़के पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको जो पैसा मिलता है मतलब लगभग 10 गुना ज़्यादा मिलता है प्राइवेट स्कूल के टीचर से, बावजूद इसके उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इस पर भी आप लोग ध्यान नहीं देते? देखिए, सरकार पिछले 15 सालों में तो सरकार ने ये कर दिया है कि बंधुआ मजदूरी के टाइप से इन्होंने शिक्षा मित्र का जब से शुरू किया, रेगुलराइजेशन जब तक नहीं होगा टीचिंग पोस्ट का तब तक कुछ नहीं होगा, नई पोस्टें निकालनी पड़ेंगी। लगातार आप देख रहे हैं नौकरियों में कटौती होती जा रही है, लगातार सरकारी क्षेत्रों में नौकरी लगातार कम होते जा रहे हैं। हमारे जो भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो भी सरकारी क्षेत्र के उपकरण हैं, उन्हें लगातार बेचे जा रहे हैं। नए उपकरणों की स्थापना तो हो नहीं रही है और जो है उन्हें बेचा जा रहा है। तो अब ऐसे में आप कैसे इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार नौकरी भी देगी? ये सरकार तो जो नौकरी है वो भी छीन रही है। लोगों के जो हाथ से जो जिसे हम कहते हैं कि रोटी छीनना, वो रोटी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। उत्सव जी, रघुनाथपुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, आपने यहाँ का प्राथमिक उपचार केंद्र का भी हालत देखा होगा रघुनाथपुर का जो है। ऐसी परिस्थिति में क्या लग रहा है, जो विकास होने चाहिए थे विकास हुआ क्या? क्योंकि आपकी महागठबंधन की सरकार में विधायक यहाँ पे फिलहाल रहे हैं जो हरिशंकर यादव, आप ही के गठबंधन से आते हैं। क्या लग रहा है सही मायने में उन्होंने विकास कर पाया क्या? 5 साल होना चाहिए था। देखिए, विधायक जी के बस में जितना था विधायक जी ने किया। एक विधायक का लिमिटेशन होता है। रेफरल अस्पताल बनाने के लिए अनुशंसा विधायक कर सकता है, लेकिन जब तक सरकार उसे उसकी सहायता नहीं करे कोई विधायक कुछ नहीं कर सकता। विधायक तो करना चाहिए था ना विधायक जी को। अब विधायक जी से जितना हो सकता है, विधायक जी की उम्र भी ज़्यादा है, देखिए उनसे जितना हो सका विधायक जी ने किया है और आगे के लिए भी वो अभी वादा कर रहे हैं कि आगे करेंगे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जितना मुझे ऐसा लगता है कि जितना उनसे हो सका उन्होंने किया है। और एक विधायक के अपनी मजबूरी से नेता आते हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में जनता उत्सव सिंह पे क्यों भरोसा करे, क्यों वोट दे? हो सकता है उत्सव सिंह भी वोट ले कल दिल्ली चले जाएंगे। देखिए, मैं 17 साल से एक ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ, और जो जहाँ तक कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस में जो छात्र राजनीति से, कांग्रेस से जो युवा यूथ कांग्रेस से निकल के आता है वो कहीं नहीं जाता, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है। कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जहाँ आप कुछ दिनों के लिए आए और आप आके यहाँ आप पिकनिक बनाया और चले गए। सवाल ये कि यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? कहीं जीतने के बाद आप फिर से दिल्ली सेट हो गए तो आपको दिल्ली ढूंढने नहीं जाएगी यहाँ की जनता। देखिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने आप ही के चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि मेरा खुद का अपना यहाँ पे प्लानिंग और ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। मैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बात करें, मैं खुद ही अपना बीएड कॉलेज शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं यहीं सेटल हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मेरा यहीं घर है और मुझे भी यहीं रहना। और आपको भी ये उम्मीद करनी चाहिए, जो भी आपके भाई आपके घर से कोई बाहर जाता है तो एक ना एक दिन वो आपके घर पे ही आके सेटल होगा। बाहर हम अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं, अच्छी कमाई के लिए जाते हैं, हम बाहर घर बसाने नहीं जाते हैं। घर हमारा यही है और हमें यही रहना है, अपने भाइयों के बीच रहना है, अपने लोगों के बीच रहना है। अगर उत्सव सिंह को टिकट नहीं मिलता ऐसे परिस्थिति में क्या करें? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। महागठबंधन में अगर हम रहेंगे तो महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। और देखिए, कांग्रेस यहाँ घूम रही है तो कांग्रेस इस बार ऐसा नहीं होगा कि लगेगा कि सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी यहाँ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ खड़ी रहेगी कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसे ये ना लगे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस यहाँ नहीं है। हम लगातार कांग्रेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। चलिए, डॉक्टर उत्सव सिंह थे जो बड़ी बेबाकी से अपनी जवाब दे रहे थे। इस बार सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में रघुनाथपुर सीट जाएगा और उनको ही टिकट मिलेगा। हालांकि आने वाला वक्त में ये पता चलेगा कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलता है। अगर इनको टिकट मिलता है तो जनता अपना आशीर्वाद कैसे इनको देती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।